6। मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि इस योजना पर क्या आपत्ति हो सकती है। वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था कई यूरोपीय देशों और खासकर इटली में काम कर रही है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर रेखांकित किया है, उस योजना के समर्थन के लिए इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यह कहने में सक्षम हूँ कि विधेयक स्वयं कुछ हद तक मेरे द्वारा बनाई गई योजना को स्वीकार करता है। मूल विधेयक के खंड 19 का, जिसकी संगति प्रवर समिति के द्वारा संशोधित विधेयक के खंड 21 से बैठती है, उल्लेख बताएगा कि जब तक नए टुकड़े को सटे हुए खेत से जोड़ नहीं दिया जाए, इस पर कोई खेती नहीं हो पाएगी। मेरा निवेदन है कि यह और कुछ नहीं, केवल सहकारी योजना है, जिसका सुझाव मैंने ऊपर दिया है। मेरे और प्रवर समिति के बीच अंतर केवल यह है कि यह सहकारी योजना को नए टुकड़ों तक सीमित कर देता है, जबकि मेरा प्रस्ताव इसे सभी टुकड़ों पर लागू करने का है। दोनों में मैं समझता हूँ कि मैं ही सही हूँ जब मैं यह कहता हूँ कि प्रवर समिति को प्रमाणित करना होगा कि यह योजना क्यों एक के लिए ठीक है और दूसरे के लिए नहीं। मेरे पास नए और पुराने टुकड़ों के बीच के भेदभाव को प्रमाणित करने के लिए कोई दलील नहीं है। 7। ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर मैं विधेयक के भाग 1 का समर्थन नहीं कर सकता। हालांकि मैं इसके लक्ष्यों एवं प्रयोजनों के विरुद्ध नहीं हूँ। इसके भाग 2 के संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो अब केवल चकबंदी तक सीमित है। फिर भी मैं यह कहता हूँ कि मेरी योजना के तहत चकबंदी के लिए अलग प्रावधान अनावश्यक होगा। सहकारी खेत बड़ी और चकबंद भूसंपत्ति दोनों ही होगा। 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बंबई नगर। महोदय, चूंकि मैं नियम 19 को समझने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा हूँ, अतः एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। निसंदेह यह वह मसला है जिसमें पहली बार अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा कि क्या एक खास संशोधन या एक खास विधेयक को पूर्व अनुमोदन की जरूरत है। खंड 2 के अनुसार अध्यक्ष के विचार में मसले को पूर्व अनुमोदन की जरूरत है, तो अध्यक्ष सूचना प्राप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके विधेयक या संशोधन को गवर्नर के पास भेजेगा और अधिसूचना को कार्रवाई की सूची में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि गवर्नर द्वारा अध्यक्ष को यह संकेत नहीं दिया जाता है कि पूर्वाभिष्ट अनुमोदन की अनुमति दी गई है। खंड 3 सुविचारित रूप से कहता है, कोई विधेयक या संशोधन है या नहीं। अगर ऐसा कोई विवाद उठता है जिसको बिना पूर्व अनुमोदन के लाया नहीं जा सकता, तो इस विवाद को उस अधिकारी के पास भेजना होगा जिसको जरूरत पड़ने पर पूर्व अनुमोदन की अनुमति देने का अधिकार है, और इस अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। खंड 2 में जिस विवाद के उठने की अपेक्षा की जाती है वह अध्यक्ष और उस सदस्य के बीच है जिसने संशोधन या विधेयक की सूचना दी है।
अगर वह सदस्य जिसने संशोधन या विधेयक की सूचना दी है यह महसूस करता है कि उसके विधेयक या संशोधन को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तो खंड 3 उसे इस मामले को अंतिम अधिकारी गवर्नर तक भेजने की अनुमति देता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है और मैं इसलिए इससे सीधे संबंधित नहीं हूं कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो इस पर इस सदन में बहस होनी चाहिए। विधेयक लाने के हमारे अधिकार भारत सरकार अधिनियम के तहत इतने सीमित हैं कि अगर हमें इसकी उन कुछ धाराओं का लाभ नहीं दिया जाए जो हमें आवश्यक अधिकार देती है, हालांकि वे कम हैं, तो यह सदन अनिवार्य कानूनों को लाने के अपने यथासंभव प्रयास में बहुत अधिक अक्षम हो जाएगा। इसलिए मैं यह सचमुच जानना चाहता हूं, क्या आपका यह विचार है कि नियम 19 के अंतर्गत अध्यक्ष अंतिम अधिकारी है और यह कि उस अधिकारी के पास सक्षम अपील करने का कोई अधिकार नहीं है जिसमें पूर्व अनुमोदन देने की शक्ति निहित है। अगर आप अनुमति दें तो मैं भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 उपधारा 3 का उल्लेख इस विधेयक के संदर्भ में करना चाहूंगा जिसके लिए मेरे विद्वान मित्र ने अनुमति मांगी है। अगर मैं इस विधेयक को समझता हूं तो पारिभाषिक रूप से इसे समाधान का उपाय कहा जा सकता है। माननीय अध्यक्ष, हमें दोनों मुद्दों से अलग रहना चाहिए। एक मुद्दा जिसे माननीय सदस्य श्री पारुलेकर ने उठाया है नियम 19 की व्याख्या से संबंधित है कि क्या जब कोई विवाद माननीय सदस्य और अध्यक्ष के बीच उठता है तब अध्यक्ष ही निर्णायक अधिकारी होता है। यह एक मुद्दा है। मैंने नियम 19 की जो व्याख्या की है वह बता दी है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या माननीय सदस्य श्री पारुलेकर द्वारा लाए गए संशोधन को धारा 299 3 के तहत अनुमोदन की जरूरत है, यह एक स्वतंत्र प्रश्न है। मैं पहले ही माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि उनके संशोधन के प्रश्न पर इस सदन में कोई भी बहस करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं इस संबंध में निश्चय कर चुका हूं, यदि माननीय सदस्य नियम 19 के उपनियम 3 पर कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब तक मुझे यह स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती है कि विधेयक भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 की उपधारा 3 की सीमा में नहीं आता है, मेरे लिए नियम 19 3 पर तर्क करना बेअर्थ है। यदि मुझे आपको संतुष्ट करना है कि नियम 19 3 उस व्यक्ति सदस्य को जिसका संशोधन अस्वीकार कर दिया गया है गवर्नर को अपील करने का अधिकार देता है, तो मेरा यह मानना है कि धारा 299 3 पर विचार किया जाना चाहिए। अगर आप मुझे यह तर्क देने की अनुमति देने को तैयार नहीं है कि वास्तव में क्यों यह विधेयक भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 की उपधारा
3 के द्वारा निरस्त किए जाने योग्य अहितकारी नियम के अंतर्गत आता है, तो मेरे लिए बहस करना बेकार है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 की उपधारा 3 को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि विधेयक तब तक स्थगित रखना पड़ेगा जब तक कि यह व्यतीत सदस्य को सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान पर बहस करने से रोकता है। यह समूचे मुद्दे को खटाई में डालने की बात है। अगर मुझे अवसर दिया जाता है तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कैसे किया जा रहा है। मैंने इस पर काफी विचार किया है। ना तो यह विधेयक और ना ही मेरे माननीय मित्र श्री पारू लेकर या मेरी पार्टी के सदस्यों द्वारा लाया गया संशोधन धारा 299 की उपधारा 3 की शर्तों के अंतर्गत आते हैं। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इसे 2 मिनट में बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष, जहां तक व्यक्तिगत संशोधन का सवाल है, मैंने इस पर एक निर्णय दे दिया है। अब अगर किसी विशेष संशोधन या इसके संबंध में मैंने जो निर्णय दिया है उसका उल्लेख किए बिना माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि समूचा विधेयक धारा 299 की सीमा में नहीं आता है, तो यह एक अलग मुद्दा होगा। मैं इस मुद्दे पर उनको बोलने का अवसर देने को तैयार हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं आपका कृतज्ञ हूं। जैसा कि मैं कह रहा था, यह विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे केवल समाधान का उपाय कहा जा सकता है। कोई व्यक्ति अदालत से आदेश प्राप्त कर सकता है। इस आदेश का मतलब है कि किसी आदमी के खिलाफ उसके कुछ अधिकार हैं। यह विधेयक जो कुछ कहता है वह यह है कि उस व्यक्ति ने किसी ऋणदाता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ आदेश के परिणाम स्वरूप जो भी अधिकार प्राप्त किए हों, वे अधिकार एक निश्चित दिन तक प्रभाव में नहीं आ सकते, यानी 31 मार्च 1939 तक। मैं समझता हूं कि विधेयक का सार यही है। इसलिए यह उपाय अधिकारों को क्रियान्वित करने के संबंध में है। इसका अधिकारों को संशोधित या समाप्त करने से कोई संबंध नहीं है। यह मेरा पहला निवेदन है। मैं किसी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार की समाप्ति अथवा उसमें संशोधन और उस अधिकार को लागू करने में देर या उसके स्थगित करने के बीच में अंतर करूंगा। दूसरे धारा 299 की उपधारा 3 भूमि के अधिकारों की समाप्ति अथवा संशोधन से ही संबंध रखती है। इस विधेयक का मकसद केवल जमीन के अधिकारों को लागू करने तक सीमित नहीं है। इसका संबंध कर्ज और बेदखली से भी है। जिस अंतर की मैं बात कर रहा हूं उसका अर्थ है कि अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित करना एक बात है और उसकी समाप्ति या संशोधन दूसरी। विधेयक का उद्देश्य केवल इतना है कि किसी पक्ष ने यदि अदालत से फैसला ले लिया है तो उसे स्थगित रखा जाए। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जमीन का अधिकार समाप्त कर दिया जाए या उसमें संशोधन कर दिया जाए। अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक और संशोधन में ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन के अधिकार को समाप्त कर दिया जाए या संशोधित कर दिया जाए। यह अहितकारी धारा 299
3 के अंतर्गत नहीं आता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर महामहिम उन संशोधनों पर जो उन्हें दिए गए हों अनुमति दें तो क्या आप इस विधेयक पर बहस स्थगित कर देंगे? महामहिम संशोधन की अनुमति उसी प्रकार दे सकते हैं जिस प्रकार उन्होंने विधेयक के मामले में किया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? माननीय अध्यक्ष, मुझे निश्चय ही इस बात से प्रसन्नता होगी कि प्रत्येक प्रस्तावित संशोधन पर इस सदन में बहस करने का पूरा अवसर मिले और कोई भी संशोधन अनुमति के अभाव में रद्द न कर दिया जाए। इसलिए मैंने अपनी कठिनाई का जिक्र किया जब सदस्यों ने आज अपराह्न में संशोधन प्रस्तावित किया, जबकि उनके सामने लंबे समय से विधेयक विचाराधीन था। मेरी यही कठिनाई है, यही कारण है कि मैंने कहा था कि जितनी जल्दी संभव हो संशोधित प्रस्तावित किए जाए। 3 माननीय सदस्यों ने आज संशोधन प्रस्तावित किया है। उनमें से सबका निरीक्षण करना और यह निश्चित करना कठिन है कि क्या उनमें से किसी को अनुमति की जरूरत है। इस संबंध में मतभेद की संभावना हो सकती है, इसलिए मैं नहीं जानता कि क्या अभी प्रस्तुत किए गए सभी संशोधनों के संबंध में सूचना की व्यवस्था समाप्त करना मेरे लिए संभव होगा, लेकिन जहां तक पूर्व संशोधनों का प्रश्न है, मैं निश्चय की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि सदस्य उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर पा सकें। जय भीम साथियों, दुनिया में 2 बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे, वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे
संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश? अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे? इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है, तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी।